हेलो फ्रेंड्स। हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे चार्ल्स डिकेंस के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट। इस सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऐसी बुकों के बारे में, ऐसे राइटर्स के बारे में जिन्होंने चार्ल्स डिकेंस के बारे में कुछ लिखा है। इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे और ये चीज़ें अक्सर हमसे एग्जामों में पूछी जाती हैं कि ये बुक किसने लिखी है, या इसको चार्ल्स डिकेंस के बारे में ये वर्क किसने लिखा है। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं अक्सर। तो सबसे पहली बुक है एक चार्ल्स डिकेंस। सबसे पहली बुक आती है चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस हिज ट्रेजेडी एंड ट्रियम्फ। हिज ट्रेजेडी एंड ट्रियम्फ। ये बुक जो है, ये जो चार्ल्स डिकेंस हिज ट्रेजेडी एंड ट्रियम्फ, ये जो बुक आती है, इस बुक को लिखा है एडगर जॉनसन ने। इस बुक को लिखे हैं एडगर जॉनसन ने। और उसके बाद दूसरी बुक जो है द लाइफ ऑफ डिकेंस। द लाइफ ऑफ डिकेंस एक बायोग्राफिकल बुक है, एक बायोग्राफी वर्क है इनका चार्ल्स डिकेंस के बारे में, द लाइफ ऑफ डिकेंस। इस वर्क को लिखते हैं जॉन फॉरेस्टर। कौन लिखते हैं? जॉन फॉरेस्टर। आपको याद होगा कि पिछली क्लास में आपको बताया था कि जॉन फॉरेस्टर का एक फॉरेस्टर कलेक्शन था। उसमें जो है चार्ल्स डिकेंस ने जो है उसमें जो है मैन्युस्क्रिप्ट करने का काम किया, उसको जो है लिखने का काम जो है चार्ल्स डिकेंस ने किया था। तो उन्हीं जॉन फॉरेस्टर ने इनके बारे में लिखा है द लाइफ ऑफ डिकेंस। द लाइफ ऑफ डिकेंस इस बार किसने लिखा है? जॉन फॉरेस्टर। ठीक है। अगला वर्ग आता है डिकेंस सर्कल। डिकेंस सर्कल अगला वर्ग है डिकेंस सर्कल। ये वर्ग लिखते हैं ऑथर ए एड्रियन। ऑथर ए एड्रियन, इन्होंने जो है ऑथर ए एड्रियन ने वर्क लिखा है डिकेंस सर्कल। डिकेंस सर्कल ए बुक वर्क जो है लिखा है ऑथर ए एड्रियन ने। उसके बाद अगला जो है एक नेक्स्ट वर्क है चार्ल्स डिकेंस। एक वर्क चार्ल्स डिकेंस। इस वर्क को लिखते हैं जेबी प्रिस्टले। जेबी प्रिस्टले, इन्होंने जो है जेबी प्रिस्टले ने एक वर्क लिखा है चार्ल्स डिकेंस। 5 नेक्स्ट वर्क है चार्ल्स डिकेंस क्रिटिकल स्टडी। इस वर्ग को लिखते हैं चार्ल्स डिकेंस क्रिटिकल स्टडी। इस वर्ग को लिखते हैं चेस्टरसन। चेस्टरसन, देखिए एक चेस्टरसन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विक्टोरियन कंप्रोमिस जो है इस शब्द को जो है किया था। ठीक है ना, इस शब्द को इन्वेंट किया था किसने? चेस्टरसन ने। इन्हीं चेस्टरसन ने जो है ये वर्ग लिखा है चार्ल्स डिकेंस क्रिटिकल स्टडी। ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं, उसके बाद आगे हम चलते हैं चार्ल्स डिकेंस के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट पढ़ते हैं कि जो इनके लिए और भी इम्पोर्टेंट होने वाले, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है ना। तो हम अगर इसको आप अगर नोट करना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना। एक 5 वर्ग जो है ये अक्सर जो है हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 तरीके से पूछे जाते हैं। कभी कभार राइटर का नेम देकर पूछा जाता है, कभी कभार जो है पूछ लिया जाता है वर्क कर देकर कि इस वर्क को इसने लिखा है। तो इस तरह जो है वर्क हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने है। और उसके बाद एक है कि ये जो है रिबेलिज्म मूवमेंट से जो है एक रिलेटेड थे, क्योंकि ये जो है समाज में जो है स्वतंत्रता वाले तरह जिससे लोग मतलब जो आज़ादी थी एक तरीके की, समाज में जो लोग जो है दास्ता गुलामी में झगड़े हुए थे। गुलामी केवल एक तरीके की नहीं होती है गुलामी, जैसे कि अपने इंडिया में गुलामी तो उसी तरीके की नहीं, वहाँ पर भी क्या था कि लोगों से काम करवाया जाता था, कम पैसे में काम करवाया जाता था। ठीक है ना।
तो मानसिक गुलामी, इस तरह की गुलामी से भी एक छुटकारा दिलाना चाहते थे, उसमें के थे, ठीक है ना। तो ये जो है एक लिबरलिज्म मूवमेंट से जो है एक रिलेटेड थे, ठीक है। अगला चलते हैं, अब नेक्स्ट इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इनके बारे में अगला अब देखते हैं कि विलियम कॉलिंस, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्क पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट करते जाइएगा, ठीक है। जितने भी पॉइंट हैं, अगर आप एग्जाम में अगर सफलता चाहते हैं तो ये सब जो पॉइंट हैं ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं अपना विलियम कॉलिंस। विलियम कॉलिंस, विलियम कॉलिंस ने जो है, विलियम कॉलिंस ने जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जो इनका एक वर्क है, चार्ल्स डिकेंस का जो वर्क है, बहुत फेमस नॉवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना। ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो वर्क है, इस वर्क को के बारे में जो इसकी एंडिंग है, जो इसकी एंडिंग होती है कि एंडिंग में क्या होता है कि जो इसका प्रोटोगनिस्ट होता है और स्टेला जो है ना, स्टेला वगैरह से जो थी, इसमें स्टेला की शादी जो है दूसरे से हो जाती है, और ये जो है तो इसकी जो एंडिंग होती है ना, मतलब एक ट्रेजिक एंड होता है इसका। तो उस एंड के बारे में जो है विलियम कॉलिंस जो है राजी नहीं थे, कहते थे कि नहीं भाई ये इसकी एंडिंग से सहमत नहीं थे। तो एक चीज़ है कि मतलब इन्होंने इसकी एंडिंग पर जो है ऑब्जेक्शन उठाया था, सवाल उठाया था कि भाई आपकी जो एंडिंग की है, ये एंडिंग आपकी ठीक नहीं है। तो किसने किए थे? विलियम कॉलिंस ने। इन्होंने क्या किया था? ग्रेट एक्सपेक्टेशन का जो वर्क था, उस वर्क के एंडिंग पर जो है सवाल उठाए थे कि ये वर्क जो आपने किया है, ये वर्क, ये जो काम किया है, ये आपका ठीक नहीं है, ठीक है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने चार्ल्स डिकेंस ने जो है जो बेन जॉनसन का एक वर्क था, बेन जॉनसन का एक वर्क है, बेन जॉनसन का जो वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये जो वर्क है ह्यूमर, इसमें जो एक कैरेक्टर थे, इसमें एक कैरेक्टर थे, उनका नाम था कैप्टन बेवेडिल, कैप्टन बेवेडिल। इसमें जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो वर्क है बेन जॉनसन को आप जान रहे हैं कि शेक्सपियर के कंटेम्परेरी थे। शुरुआत में जो है शेक्सपियर के बहुत आलोचक थे शुरुआत में, लेकिन उसके बाद जो है जब शेक्सपियर बहुत सक्सेस हो जाते हैं तो ये शेक्सपियर के समर्थक बन जाते हैं, और जो शेक्सपियर का जो क्या कहते हैं फर्स्ट साइकिल आया, फर्स्ट फोलियो जो आया था 1623 में, उसका जो प्रीफेस था, उसका जो था, उसको जो है बेन जॉनसन ने लिखा है। और इन्होंने ये शेक्सपियर के बारे में वर्क लिखा आता है कि लैटिन लेस ग्रीक, ये जो है इन्होंने कहा था, ठीक है। और बेन जॉनसन भी जो है, बेन जॉनसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेन जॉनसन के बारे में दूसरा, बेन जॉनसन भी कहा है कि बेन जॉनसन से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसलिए बेन जॉनसन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेन जॉनसन को ही 1616 में बेन जॉनसन को जो जेम्स फर्स्ट थे इंग्लैंड के, जेम्स फर्स्ट, इन्होंने जो है बेन जॉनसन को मतलब एक तरीके का होता नहीं है कि मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से, राजा की तरफ से जो इनको कुछ सम्मान वगैरह मिलाता है कवि का रूप में, तो इसलिए इनको फर्स्ट पोएट लॉयट माना जाता है बेन जॉनसन को। हालांकि ऑफिशियली जो है, जो ऑफिशियली इंग्लिश गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली जो है पोएट लॉयट होते हैं, वो तो जॉन ड्राइडन होते हैं, लेकिन शुरुआत जो है इन्हीं से मानी जाती है कि बेन जॉनसन से मानी जाती है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि बेन जॉनसन के बारे में कि बेन जॉनसन जो है, इनको उस समय का जैकोबियन एज में जो है, इनको जैकोबियन एज में एक डिक्टेटर माना जाता था। एक जो है बहुत ही मतलब भड़के हुए व्यक्ति थे, थोड़े बात पे भड़क जाते थे, मतलब जितने भी जो लिटरेरी फिगर थे वो इनकी बात, इनसे ज़्यादा उलझना नहीं चाहते थे बेन जॉनसन से।
और इसीलिए जो है बेन जॉनसन बहुत एक उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। तो इसलिए जो है जो चार्ल्स फर्स्ट, जब आपने देखा है ना कि जब इंग्लैंड में गृह युद्ध छिड़ने लगता है, कुछ लोग जो है किंग चार्ल्स के समर्थक होते हैं, कुछ लोग पार्लियामेंट के समर्थक होते हैं ना, पार्लियामेंट के समर्थक होते हैं। तो जो किंग चार्ल्स के समर्थक जो थे, जो जिनको कैवलियर पोएट्स बोला जाता है, उन पोएट्स को जो है सन्स ऑफ बेन भी बोला जाता है, सन्स ऑफ बेन भी बोला जाता है। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में अगर आप ठीक है ना, तो बेन जॉनसन के बारे में ऐसी बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इन्होंने जो कैप्टन बेन जॉनसन ने बेन जॉनसन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था, क्योंकि बेन जॉनसन को आप जानते हैं कि ये जो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का जो आइडिया था वो इन्हीं का था, बेन जॉनसन का ही था। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के बारे में तो जब हम आगे जो है आप चर्चा करेंगे, एलिजाबेथ जब एज के बारे में हम लिखेंगे, एज के बारे में पढ़ेंगे, तब उसमें इसके बारे में पढ़ेंगे जो इनका कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में जो 4 प्रकार के ह्यूमर दिखाए गए हैं, ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे वहाँ पर। तो इन्होंने बेन जॉनसन ने जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो है, उसमें कैप्टन बेवरडिल जो एक कैरेक्टर थे, उसका रोल जो है, जब मतलब है ना कि हमने बताया था वो शेक्सपियर भी जो है प्ले करते थे, एक एक्टर काम करते थे। तो चार्ल्स डिकेंस ने भी एक बार जो है एक्टिंग का भी काम किया था, तो उसमें इन्होंने चार्ल्स डिकेंस ने कैप्टन बेवरडिल का रोल जो है प्ले किया था, इनका जो रोल किया था, कैप्टन बेवरडिल का रोल किया था चार्ल्स डिकेंस ने, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, ठीक है, आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा कि बेन जॉनसन का जो वर्क था एवरी मैन हिज ह्यूमर, इसमें जो है कैप्टन बेवरडिल का रोल जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार इस प्ले को किया गया है, परफॉर्म किया गया है। तो एक बार जो है इस प्ले को परफॉर्म किया गया था, तो उसमें जो इन्होंने इनका रोल अदा किया था। ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा यही बनते थे, ठीक है। अभी एक प्ले परफॉर्म किया जाता है, तो अब तो क्या, ठीक है, अब कोई दूसरा कोई करता है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार जो है एवरी मैन हिज ह्यूमर प्ले परफॉर्म किया गया था, उसमें कैप्टन बेवरडिल का रोल जो है चार्ल्स डिकेंस ने किया था, ठीक है। तीसरा जो है नेक्स्ट फैक्ट जो है कि थॉमस कार्लाइल ने कार्लाइल ने एक वर्क लिखा था, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर्क लिखा था इन्होंने। थॉमस कार्लाइल ने द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर्क लिखा था, 1837 में लिखा था। तो इसी वर्क से इनकी थॉमस कार्लाइल की द फ्रेंच रिवॉल्यूशन से चार्ल्स डिकेंस ने प्रेरित होकर जो इन्होंने लिखा था, कि जो इन्होंने वर्क लिखा है द टेल ऑफ टू सिटी, एक जो वर्क लिखा है द टेल ऑफ टू सिटी, जो एक नॉवेल लिखा है इन्होंने। ये नॉवेल जो है इन्हीं थॉमस कार्लाइल की द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1837 में लिखे थे, ठीक है ना। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है एक ऐसी घटना थी समूचे वर्ल्ड के लिए, कि जिसने समूचे वर्ल्ड को जो एकदम पूरा बदल कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि 1789 में एक होता है, 1789 में जो है फ्रांस में रिवॉल्यूशन होता है, जिसमें राजा के खिलाफ जो है, वहाँ के राजा के खिलाफ जो है, जो लुइस 16 था, उसके खिलाफ जो विद्रोह होता है, वहाँ की जनता विरोध करती है। क्योंकि विरोध करने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर विरोध इसलिए होता है कि भाई वहाँ क्या था कि 2 वर्ग था, एक जो है राजा का वर्ग था, जिसमें राजा, पादरी, मंत्री, सेनापति, ये सब वर्ग आते थे, और दूसरा वर्ग जो है आम जनता होता था। तो वहाँ पर ये सिस्टम लगा था कि टैक्स जो देगा, टैक्स केवल आम पब्लिक देगी। जो ये राजा का वर्ग है, जो रूलिंग क्लास है, ये वर्ग टैक्स नहीं देगा। लेकिन जो सुविधा की बात आती है, तो उसमें सुविधा जो है, सारी सुविधाएं जो है राजा के वर्ग को मिलती है, राजा का जो ग्रुप था, जो रूलिंग क्लास थी, उसको मिलती है। और जब अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए राजा जो है लुइस 16 लगातार टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे थे, तो उस जब एक बार क्या हुआ कि कुछ लोग विरोध करते हैं, भाई नहीं, अब हम नहीं दे पाएंगे इतना टैक्स। तो राजा की तरफ से हुआ कि भाई जो राजा हमारी बात नहीं
जो हमारी बात नहीं मानेगा, जो उसको क्या किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। तो उसमें जो है काफ़ी लोगों को जो है वहाँ की एक जेल थी, बास्टिल थी, जैसे अपने यहाँ की तेर सेंट्रल जेल है, यरदा जेल है, तो वैसे वहाँ पे एक बास्टिल जेल थी। तो उस बास्टिल जेल में जो है ले जाकर लोगों को बंद कर दिया गया। तो इसमें क्या हुआ, फिर कुछ लोग जो है विरोध बढ़ा गया। तो सबसे पहला काम यही हुआ कि जो जेल में बंद थे, हाँ, उन जेल के में बंद लोगों को जो है जेल तोड़ कर छोड़ा दिया गया। एक मतलब ये सिंबल था, एक आज़ादी का एक सिंबल था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के जो राजा थे और वहाँ की जो क्वीन थी उनको लोगों को गिलोटिन एक तरीके का होता है कि मतलब लिटा के उनका गला ऐसे गिरा दिया जाता है, गला अलग। तो इस तरह की वहाँ पर सजा दी गई। तो इसमें जो मतलब ये और इस क्योंकि आप जानते हैं कि रोमांटिक एज जो था, रोमांटिक एज जो था वो भी जो है पूर्णतया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही प्रभावित था, ठीक है ना। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसकी वजह से जो मतलब एक पूरे समाज में, पूरे वर्ल्ड में जो एक संदेश गया कि अगर आप जो है नहीं सुधरेंगे, अगर रूलिंग क्लास नहीं सुधरेगा, राजा नहीं सुधरेगा, तो क्या होगा कि समाज जनता जो है अपने अंडर में कर लेगी। लेकिन हालांकि ये बात तो अलग बात है कि वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो चली शुरू में जिस हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से क्या हुआ कि वहाँ पर जो है नेपोलियन ने फिर से अधिकार कर लिया था, ठीक है ना। तो ये अलग बात है। तो ये चीज़ें हैं। तो 1837 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने वर्क लिखा था थॉमस कार्लाइल ने, और इस थॉमस कार्लाइल की जो वर्क था इसी पर द टेल ऑफ टू सिटीज जो नॉवेल था, ये नॉवेल जो है इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट अगला फैक्ट ये है इनके बारे में, इनके बारे में अगली जानकारी है कि एफ.आर. लेविस एक जो है एक बहुत अच्छे क्रिटिक थे एफ.आर. लेविस। इन्होंने अपना क्रिटिकल वर्क लिखा था ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश नॉवेल, ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश नॉवेल, ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश नॉवेल। इंग्लिश नॉवेल इन्होंने लिखा था, ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश नॉवेल लिखा था एफ.आर. लेविस ने। तो इन्होंने जो मतलब ये वर्क था, इसमें क्या था कि जितने भी मतलब जो ग्रेट नॉवलिस्ट थे एफ.आर. लेविस ने, जितने भी ग्रेट नॉवलिस्ट थे उनकी एक लिस्ट बनाई थी इसमें, ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश नॉवेल में, हाँ। इसमें एक लिस्ट बनाई थी, उसमें जो है जो उसमें के फेमस वर्क थे, हाँ, इंग्लिश लिटरेचर के जो फेमस नॉवेल थे उनकी एक सूची बनाई, उनकी एक लिस्ट बनाई और फेमस नॉवेलिस्ट की भी लिस्ट बनाई। तो उस लिस्ट में आप जानते हैं कि उसमें एफ.आर. लेविस ने जो है इनको चार्ल्स डिकेंस को एक्सक्लूड कर दिया कि नहीं, इनको मतलब चार्ल्स डिकेंस को एक ग्रेट नॉवेलिस्ट नहीं माना है, हाँ, ग्रेट नॉवेलिस्ट नहीं माना। हालांकि ये बात है कि इन्होंने जो इनका वर्क था हार्ड टाइम, जो चार्ल्स डिकेंस का वर्क है हार्ड टाइम्स जो वर्क है, इस वर्क को हालांकि एफ.आर. लेविस ने जो है इसकी प्रशंसा की है कि मतलब ये वर्क जो है मतलब चार्ल्स डिकेंस के जितने भी वर्क थे, जो 15 वर्क है, 15 में वन वर्क तो इनकम्प्लीट था, जो 14 वर्क है चार्ल्स डिकेंस के, उन चार्ल्स डिकेंस के जो 14 वर्क है उस 14 वर्क में केवल इन्होंने एफ.आर. लेविस ने अपने इस जो क्रिटिकल वर्क था, ये वर्क था, इसमें हार्ड टाइम की प्रशंसा की है। बाकी वर्क को जो इन्होंने कह रहे थे कि भाई एक्सक्लूड कर दिए कि भाई ये तो ग्रेट नॉवेलिस्ट में नहीं है, चार्ल्स डिकेंस को ग्रेट नॉवेलिस्ट नहीं माना है एफ.आर. लेविस ने। अगला फैक्ट ये है के बारे में कि एक ल्यूज स्टोगिल एक जो है ल्यूज स्टोगिल जो है एक इनकी मतलब बचपन की फ्रेंड थी, ठीक है ना, एक गर्ल थी, तो इनकी बचपन की फ्रेंड थी, तो चार्ल्स डिकेंस की। तो एक ल्यूज स्टोहिल, ठीक है, एक जो है चार्ल्स डिकेंस की फ्रेंड थी, बचपन की फ्रेंड थी। तो मतलब काफ़ी इनसे इन्फ्लुएंस थे, काफ़ी इनसे प्रभावित थे, भाई बचपन की दोस्ती है, ठीक है ना। लोगों के बचपन का प्रभाव जो है, लोगों के जीवन का प्रभाव उनके वर्क पर पड़ता है। हम लोगों ने जैसा अपना बचपन जिया है, जो भी हमारे बचपन में है या हमारे बचपन में कुछ क्लोज लोग थे, उन लोगों के बारे में जो है उन लोगों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो ल्यूज स्टोगिल जो है इनकी बचपन की फ्रेंड थी, ठीक है ना। तो इनके जो है काफ़ी लोग, इनके जो काफ़ी वर्क थे चार्ल्स डिकेंस के, काफ़ी जो वर्क हैं वो कई उन वर्कों में जो कई सारे फीमेल कैरेक्टर जो हैं इनसे जो है इंस्पायर्ड थी, मतलब इनसे जो प्रभावित होकर ही उन कैरेक्टर का निर्माण किया गया है, चार्ल्स डिकेंस उनका निर्माण किया था।
उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट ये है कि ये जो एफ.आर. लेविस जो थे ना, ये जो एफ.आर. लेविस थे, ये जो है चार्ल्स डिकेंस के समकालीन ही थे। एफ.आर. लेविस जिन्होंने ट्रेडिशन ऑफ इंग्लिश नॉवेल लिखा है, ये जो है चार्ल्स डिकेंस के समकालीन थे। हालांकि इनकी जो है चार्ल्स डिकेंस और एफ.आर. लेविस जो है दोनों लोग के काफी अच्छा रिलेशनशिप भी था। तो इसमें जो एफ.आर. लेविस ने एक वर्क लिखा था, एफ.आर. लेविस ने एक ड्रामा लिखा था, इनका एक ड्रामा था एफ.आर. लेविस का। इस ड्रामा का नाम था फ्रोजन डीप। इसका नाम था द फ्रोजन डीप। फ्रोजन डीप। एक जो ड्रामा था, एक ड्रामा था, 3 एक्ट का था, 3 एक्ट का ड्रामा था। फ्रोजन डीप जो है ये 3 एक्ट का ड्रामा था एफ.आर. लेविस का। तो इस फैक्ट में क्या था कि इसमें जो है तो इसमें जो है चार्ल्स डिकेंस ने भी इसमें जो है मतलब एक वर्क जो है फ्रोजन डीप जो वर्क था, ये एफ.आर. लेविस और चार्ल्स डिकेंस दोनों लोगों ने मिलकर लिखा था। ठीक है, तो मतलब आपकी जानकारी के लिए ये भी है कि फ्रोजन डीप जो ड्रामा है, एक ड्रामा चार्ल्स डिकेंस से भी रिलेटेड है। ऐसा भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। जैसे आपने देखा था कि पिछली बार जो यूपी पीजीटी का एग्जाम जो हुआ था, उस एग्जाम में यही हुआ था कि जैसे आपने चार्ल्स लैम्ब के बारे में पढ़ा होगा कि चार्ल्स लैम्ब की जो शुरुआती जो 4 सोनेट थी, तो उसमें आया था कि तो उसमें जो है जो एस.टी. कॉलेज के साथ मिलकर उन्होंने लिखा था, एस.टी. कॉलेज के साथ मिलकर लिखा था, तो वर्क एस.टी. कॉलेज का था, लेकिन जो है नाम आ गया था चार्ल्स लैम्ब के बारे में आ गया था। ठीक है ना, चार्ल्स लैम्ब के बारे में आ गया था। तो ऐसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप फ्रोजन डीप जो है ड्रामा ये किसने लिखा है, तो मतलब ये भी चार्ल्स डिकेंस के बारे में भी आ सकता है। हालांकि ये वर्क जो है एफ.आर. लेविस और चार्ल्स डिकेंस दोनों लोगों ने मिलकर लिखा है, लेकिन ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रामा के बारे में पूछा जा सकता है कि उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो अगला जो है ठीक है, और इन्होंने इनके बारे में हमने आपको बताया कि इन्होंने जो है कुल मिला के 14 कंप्लीट नॉवेल लिखे थे। 14 कंप्लीट नॉवेल था, एक इनका जो है इनकम्प्लीट नॉवेल था। एक इनका नॉवेल क्या था, कंप्लीट। इनकम्प्लीट कुल मिला के 15 नॉवेल उन्होंने, इनके नाम पर 15 नॉवेल आते हैं। ठीक है, अगला जो है नेक्स्ट ये है कि इन्होंने जो ऑलिवर ट्विस्ट का कैरेक्टर है, ऑलिवर ट्विस्ट, इनका जो ऑलिवर ट्विस्ट जो कैरेक्टर है, एक फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश नॉवेल में जो है जितने भी इंग्लिश नॉवेल हैं उसमें फर्स्ट जो है चाइल्ड कैरेक्टर है। चाइल्ड कैरेक्टर है कौन? चाइल्ड कैरेक्टर ऑलिवर ट्विस्ट जो है कि मतलब ये जितने भी वर्क हैं उन सारे वर्क में जो है मतलब इंग्लिश नॉवेल में जितने भी इंग्लिश नॉवेल हैं उनमें जो पहला चाइल्ड कैरेक्टर जो है ऑलिवर ट्विस्ट है। इसके पहले जो है कोई भी नॉवल में और मतलब कोई भी चाइल्ड जो है, कोई बच्चे को जो है प्रोटोगोनिस्ट नहीं बनाया गया था, मतलब उसमें का हीरो जो है किसी वर्क में बच्चे को जो है हीरो नहीं बनाया गया है। अगला जो इनके बारे में अगली जानकारी ये है कि इनका जो ईस्टर समर्सन है, ईस्टर समर्सन जो इनके ईस्टर समर्सन जो है इनकी जो है केवल इनकी जो है ओनली फीमेल क्रिटिक्स है, प्रोटोगोनिस्ट है इनकी जो है। ये जो है इनकी स्पेस प्रोटोगोनिस्ट है। ठीक है, प्रोटोगोनिस्ट मतलब प्रोटोगोनिस्ट मतलब होता है जो कि हीरो या हीरोइन। ठीक है ना, तो हीरो हीरोइन का मतलब ये होता है कि हीरो और एक्टर में अंतर होता है। आप ये जान लीजिए, पहली बात तो हीरो में और एक्टर में अंतर होता है। हीरो का मतलब ये होता है कि जो उसका मेन पात्र है, या फीमेल प्रोटोगोनिस्ट का मतलब है जो महिला जो है, जो फीमेल जो है मेन कैरेक्टर है, वो ईस्टर समर्सन। ठीक है ना, उस वर्क में जो मेन कैरेक्टर है वो फीमेल है। ठीक है ना, और ईस्टर समर्सन जो है मतलब इनकी जो चार्ल्स डिकेंस की मतलब केवल ओनली फीमेल प्रोटोगोनिस्ट है। बाकी उन्होंने जो 14 बाकी अदर नॉवेल लिखे हैं उसमें सब में जो मेल को जो है अपना प्रोटोगोनिस्ट बनाया गया है। अगला इस क्लास का जो है लास्ट फैक्ट ये है कि इनका जो वर्क है आ टेल ऑफ टू सिटीज, ये जो वर्क है आ टेल ऑफ टू सिटीज,
एक बार आप जानते हैं कि इनके मतलब ये जो आपने हमने आपको सुबह ही बताया है कि इनके जो वर्ग थे वो चार्ल्स डिकेंस के जो वर्ग थे वो वर्ग जो है मैगजीन में आया करते थे। वो वर्ग जो है मैगजीन में आया करते थे, मतलब पार्ट बाई पार्ट करके आते थे, ठीक है ना। कुछ अभी आए हैं, फिर अगली बार अगली वीकली में आए, अगले हफ्ते आएगा, कुछ अगले हफ्ते आएगा। तो मतलब इस तरह जो है इनके वर्ग आते थे। तो इनके जो टेल ऑफ टू सिटीज जो वर्ग है, ये वर्ग जो इनका ऑल द ईयर अराउंड, ऑल द ईयर अराउंड, ऑल द ईयर अराउंड, इस जो है ये वीकली मैगजीन जो थी, इस मैगजीन में जो है आर टेल ऑफ टू सिटीज वर्ग जो है इनका आता है। अब देखिए और इनके बारे में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि देखिए हमने आपको बताया है कि जितने भी राइटर हैं, जितने भी ऑथर हैं, उन सब का जो है जरूर हम आपको बताते हैं कि उनका फर्स्ट बायोग्राफर कौन है, उनका फर्स्ट बायोग्राफर कौन है। तो इसी तरह इनके जो फर्स्ट बायोग्राफर थे, इनके जो फर्स्ट बायोग्राफर थे जिन्होंने इनकी ऑथेंटिक जानकारी दी है, उनका नाम है साइमन कैलो। साइमन कैलो, साइमन जो है कैलो, ये जो है साइमन कैलो इनके फर्स्ट बायोग्राफर, ठीक है। साइमन देखिए हमने आपको बताया कि इसके पहले अल्फ्रेड लॉर्ड टेल्सन के बारे में बताया कि उनके जो फर्स्ट बायोग्राफर थे उनका लड़का हेलम ही थे, हाँ हेलम ही थे। उसके पहले हमने आपको बताया था कि उनके चार्ल्स लैम्ब के जो बायोग्राफर थे उनका नाम ईवी ल्यूकस था। ईवी ल्यूकस उनके फर्स्ट बायोग्राफर थे। उसके पहले आपको हमने बताया था कि पीवी शैली के टिम मेडविन्स उनके बायोग्राफर थे, ठीक है ना। तो एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायोग्राफर जो होते हैं ये भी आपके लिए काफ़ी कई बार आपसे जो है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनके बायोग्राफर कौन है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट जो है आपके एग्जाम पर्पज, क्योंकि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग सब जानते हैं कि जो भी हम पढ़ाई करते हैं वो किसी ना किसी मतलब से करते हैं। जब हम एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ही ये सब चीज़ें तैयार करते हैं। तो अगर ये चीज़ें पॉइंट आपके लिए काफ़ी अगर इम्पोर्टेंट हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको इस क्लास के माध्यम, इस चैनल के माध्यम से यूपीजीटी में जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी पूरी मतलब कंप्लीट तैयारी, ठीक है ना, एक भी पॉइंट जो है किसी प्रकार कोई पॉइंट चाहे लिटरेरी टर्म होगा या जो भी चीज़ें हैं आपके एग्जाम के पहले वो सब चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है ना। और आपको कोई भी टॉपिक है तो आप जो है बाय विपिन सर करके आप सर्च करेंगे तो आपको जो है वो चीज़ आपको मिलेगी जरूर, ठीक है ना। जैसे आप चार्ल्स डिकेंस को आप सर्च करना है तो आप चार्ल्स डिकेंस बाय विपिन सर आप सर्च करेंगे, उनकी किसी भी वीडियो में आप जो है प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो उसमें उनसे रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट उसमें शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप जो है जरूर क्लास को पसंद करेंगे और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।